हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। इससे पहले हम लोग जो 2016 वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसके बाद उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है आज का, मज़ा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। अजीब सा हिंदी में है, आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मज़ा मतलब एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक्साइटमेंट, फैशन और चटक रंग। जब चटक रंग की, ब्राइट कलर्स की बात हो गई तो वस्त्र पसंद से जुड़ी है। उत्कृष्टता के, यौवन के, खुशी के, उदासी के। तो हम सभी जानते हैं किसके, खुशी के, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, खुशी में क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में, खुशी में क्या, ब्राइट कलर्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे शादी पार्टीज़ वगैरह में इस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच की खाई को पाटने का कार्य करती है। मतलब लोगों, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जनता के बीच में जाकर के, और किसका अन्वेषण कार्य, मतलब जो लोग रिसर्च का कार्यक्रम कर रहे हैं उनके बीच में जो ब्रिज बनाती है, जो उनके बीच में जो गैप है उसको भरने का कार्य करती है। तो वो क्या है, विस्तारण, ग्राम पंचायत। और इसी के उसमें दो ऑप्शन और दिए हुए थे, तो ये इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें था एक कि आपका ब्राइटनेस से खाई को पाटने हेतु वांछित कार्य कौन सा करेगी, कि विस्तारण कार्यक्रम। विस्तारण से मतलब यहाँ है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 था, इसमें विद्यालय और सामाजिक समूह। तो ये दो और ऑप्शन थे। अगर यहाँ पर विद्यालय होता और यहाँ पर सामाजिक समूह, तो यहाँ पर खाई को पाटने का कार्य कौन करेगा, विस्तारण। विस्तारण से मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। तो इन दोनों के बीच में जो भी रिसर्च कार्यक्रम हो रही है उन और लोगों के बीच में, कि जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है, यहाँ पर पीपल्स हैं और यहाँ पर आपके रिसर्चर्स हैं, मतलब वैज्ञानिक हैं, और यहाँ पर आम लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, और इनके बीच में वो क्या कर रहा है, एक चैनल का काम कर रहा है, और इनकी आवश्यकता को इन तक पहुँचाना और इनकी जानकारियों को पॉपुलेशन तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से एक्सटेंशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात विस्तारण। अगला प्रश्न है, बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियों के अंतर्गत समूहीकृत है। क्या है, व्यक्तिक संपर्क, बृहद संपर्क, सामूहिक संपर्क या उक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बृहद संपर्क। बृहद संपर्क अर्थात आपका मास कॉन्टैक्ट। क्या, मास कांटेक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के बीच में जब हमें अपनी बातों को पहुंचाना होता है तो हम लोग इस तरह के कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको कहें तो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। तो बुलेटिन, लीफलेट, पम्फलेट और अपने पर्चे, जैसे होर्डिंग्स हैं, ये सारी क्या है, ये सब आपकी मास कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, डीपीटी का विस्तारण करें। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिड टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया टिटनेस, डायरियल पर्ट्यूसिड टिटनेस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेक्सोइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो ये 3 प्रकार की ये बीमारियाँ हैं जिनके लिए एक वैक्सीन का प्रयोग, डीपीटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रिपल वैक्सीन, यहाँ पर जो मतलब 3 रोग के लिए एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें डिप्थीरिया में वैसे होता क्या है, तो डिप्थीरिया की बात हम करें तो डिप्थीरिया में इसको ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये जो जीवाणु है, ये किस कारण से, कौन सा जीवाणु है जिससे डिप्थीरिया होता है, तो आपका कैरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से पैदा होता है। कौन सा, कैरेनी, नोट कर सकते हैं आप, कैरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से पैदा होता है। और यह जीवाणु एक शक्तिशाली विष छोड़ता है जिससे ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचता है। और इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है आपका, सामान्य जुकाम, गले की खराश, जैसे हम अगर कहें तो कोविड के लक्षण के समान भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक स्पष्ट लक्षण है। ठीक है, ये कंठ में, ग्रसनी में, ग्रासनली में इस प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिलता
है। तो ये ट्रिपल एंटीजन वाला है। वृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। जीवंत जीवाणु टीका से मतलब है कि जो भी जिन चीज़ का हम वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीन लगती है, तो वही है आपका। तो पहला टीका कौन सा? BCG। वृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका कौन सा है? BCG का टीका है। ठीक है, तो जो BCG का अगर हम पूरा नाम की बात करते हैं, और BCG लगता किस लिए है? जन्म के 24 घंटे के अंदर 0 से 24 आवर्स के अंदर इसको मतलब लगा देना चाहिए, या एक हफ्ते के अंदर तो लग ही जाता है। तो ये आपका 24 घंटे के अंदर लगता है, और सबसे पहले यही टीका लगता है जन्म के तुरंत बाद। तो ये हमें किस रोग से बचाव करता है? तो ये तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। और BCG का पूरा नाम क्या हो जाता है? बैसिली कालमेट ग्यूरिन। क्या नाम है? बैसिली, नोट कर सकते हैं आप, बैसिली कालमेट और ग्यूरिन। तो जो ये आपका जो दो हैं, कालमेट और ग्यूरिन, इन्हीं के ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पर इस टीके का निर्माण किया गया है। मतलब नाम इन्हीं के साइंटिस्ट के हिसाब से रखा गया है। तो इसका नाम क्या? बैसिली कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना प्रदूषण के स्रोत हैं। तो ये कौन सा? ऑटोमोबाइल का जलना वायु प्रदूषण का स्रोत है। और जो आपके स्वचालित मोटर गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक, बस, विमान है, कार है, इसमें क्या होता है? बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन तथा विषैली गैसें निकलती हैं, और जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? वायु में प्रदूषण होता है। और 2019 में हमारी एक प्रदूषण से बचने के लिए NCPA नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रोग्राम की शुरुआत की गई। सॉरी, इसका आप फुल फॉर्म अगर नोट करें तो नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 2019 में, और इसके तहत कितने 102 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है, और 102 जो शहरों को चुना गया है, जिसमें से 43 शहर स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का भी हिस्सा हैं। तो वो सिटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के प्रदूषण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है कौन कौन से? स्टेरिक और ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। तो बिल्कुल ये सब टंग ट्विस्टर की तरह हो जाता है इस तरह से अम्लों की बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और साथ में आर्किडोनिक एसिड, ये सब हमारे क्या? एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये सब क्या है? हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और एसेंशियल क्यों हैं? क्योंकि इस बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, और इनको पूरा करने के लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात LBW समय से पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर और निम्न प्रोटीन स्तर। तो जो निम्न फोलेट स्तर है, ये गर्भपात का प्रमुख कारण होता है। LBW समय से पूर्व गर्भपात का प्रमुख कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो बिकोस्ट, वेमीन, मृद भोजन या बिस्किट। तो क्या कहलाता है? बिकोस्ट कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि बिकोस्ट के अंतर्गत क्या होता है। जैसे हम जानते हैं 0 से 6 माह तक क्या होता है? माँ के दूध पर बच्चा पूरी तरह से आश्रित होता है। उसके बाद हम उसमें उनको सप्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हमारा सेरेलैक भी आ जाता है, हमारा दलिया भी आता है, खिचड़ी भी आता है, ये सारी चीज़ों से। तो यही सारी चीज़ें किस नाम से? बिकोस्ट नाम से एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें उसको बिकोस्ट कहा जाता है। अगला है, सिंक सीमेंट फर्श के दाग हटाने में प्रयुक्त होता है। क्या चीज़? ऑक्जेलिक एसिड, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। तो फर्श वगैरह से दाग हटाने के लिए तो घर की बात है, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो ब्लीच है, ये इस तरह का ये एक विरंजक है, और इस तरह के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए और वस्त्रों पर और अधिक उज्ज्वलता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। पारिवारिक प्रणाली बता ही दिया, और उसके चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। तो सबसे पहले बच्चा
जो घर है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। और क्या है, तो परिवार हो गया, परिवार से ही संबंधित कौन है, संबंधी हैं जो कि हमारे घर में आते हैं, जिसको बच्चा मतलब जानता है कि कोई नया आदमी आया। शुरू में वो डरता है, स्ट्रेंजर समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिचुअल होने लगता है और समझने लगता है। फिर उसके बाद मित्र हैं, मित्र तो बाद में आएंगे। पड़ोसी, हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो लोग, उनका आना जाना होता है, तो बच्चा उनसे भी समझता है और ये उससे भी उसका क्या होता है, सामाजिककरण होता है, जिसमें जैसे कि आने पर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि अंकल का अभिवादन करो, अंकल से नमस्ते करो, अंकल को विश करो। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो एकल खेल को खेलकर जब सहभागी खेल की तरफ बढ़ता है और नए बच्चों से मिलता है, मित्र उसके बनते हैं, तो उससे सामाजिककरण की प्रक्रिया उसकी तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो गया। शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है, हड्डी, मांसपेशी, वसा, त्वचा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंसर नंबर सी, जो शिशु अवस्था में बढ़ता है बच्चा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, वसा। तो शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय क्या चीज़ें ज़्यादा तेजी से, तो क्योंकि बहुत क्रियाशील ना होने के कारण उस समय क्या, वसा, बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू, और वो क्या इकट्ठा होता है और बच्चा क्या थोड़ा मोटा और गोलू मोलू सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, गलसुआ, चेचक, फेफड़े ये का 6 रोग के उदाहरण है। जैविक संचरण, वाहन संचरण, वायु संचरण या ट्रांसप्लासेंटल संचरण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गलसुआ जो है, चेचक, फेफड़े का तथा 6 रोग, जुकाम, डिफ्थीरिया, कुकर खांसी आदि वायु संचरण के उदाहरण हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ हमारा कि गलसुआ हो गया आपका, चेचक हो गया, फेफड़े का 6 रोग हो गया, उसके अलावा जुकाम, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, ये सब किसके संचरण के, ये सारे वायु संचरण के ही हमारे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है, वो क्या है, अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण, माध्य। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका समय श्रृंखला। ठीक है, क्या हो जाता है, समय श्रृंखला। पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है, वो क्या है, ये समय श्रृंखला है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, समय श्रृंखला के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया जाता है। जैसे कि जब भी कोई रिसर्च हम कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें विशिष्ट समय मतलब एक निश्चित समय और समय अंतरालों पर, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक हम मतलब एक लंबी स्टडी कर रहे हैं कि जब बच्चे 6 साल के हो, 6 साल के बच्चे का ये रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जब 6 साल के बच्चे का ये रिस्पॉन्स है, जैसे 6 वर्ष के ऊपर हम मान लेते हैं कि विद्यालय जाने वाली अवस्था हो गई, ठीक है, तो हम अब उसके बाद उस पर किस पे जाएं, पूर्व बाल्यावस्था पे अगर जाते हैं कि विद्यालय जाने से पहले वाली अवस्था, तो हम 4 वर्ष वाले पे, तो पहले हम 4 वर्ष का अध्ययन करेंगे, फिर 6 वर्ष का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा अच्छा ये विद्यालय जाने वाली अवस्था हो गई है, फिर उसके बाद पूर्व किशोरावस्था का हम करेंगे। तो इस तरह से एक निश्चित समय और निश्चित अंतराल पर जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समय श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं। इस तरह से ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो थ्रोम्बोसाइट है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स है, WBC है, RBC है या प्लेटलेट्स है। थ्रोम्बो अगर आप याद कर लें कि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन की बात करें, अगर जमाने वाली बात करें, तो हम यहाँ पर किसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, या स्कंदन मतलब जमाने
करने का, रुधिर के स्कंदन में सहायक होता है। और शरीर के किसी कारण से रक्त में, अगर शरीर में जैसे किसी भी कारण से क्या होता है, ब्लीडिंग अगर होने लगती है तो या प्लेटलेट्स क्या होती हैं, पास में आपस में चिपक कर क्या करती हैं, उसको, उस स्थान को बंद कर देती हैं। ठीक, तो इसी से अगर आप याद रखेंगे कि उसको बंद करने का काम करती हैं, तो ये कौन सी हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम, ये प्लेटलेट्स हैं और इनका यह भी एक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अगला प्रश्न है उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। उदर आंत्र नलिका की मतलब पेट में जो हमारी छोटी आंत है, उसकी बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उदर आंत्र नलिका, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं, उसकी मूलभूत प्रेरक गति क्या कहलाती है? तो संकुचन, मैस्टिकेशन, निष्कासन, पेरिस्टालसिस। तो वो क्या कहलाती है हमारी? पेरिस्टालसिस कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पेरिस्टालसिस। तो अगला प्रश्न है शरीर के ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। तो ये शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती मतलब हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीम अर्थात आयरन, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन। ठीक है, तो ये इन दो चीज़ों से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनती है और इनका कार्य क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन, मतलब ब्लड की जो जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन जाएगा, हम सभी जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन ग्लोबिन है और हीम नामक रंगा पदार्थ से जुड़ी होती है। हीम में क्या पाया जाता है? लोहा। और ग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन। ठीक है, तो लोहा कहें, आयरन कहें और प्रोटीन कहें, तो इसको भी आप जानते रहें। अगला प्रश्न है भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है? पाचन, पीसना, मैस्टिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है? च्यूइंग ऑफ फूड। ये हमारा ग्राइंडिंग अर्थात पीसना कहलाया जाता है। और ये पिसाई किसके द्वारा होती है? दांतों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। मुख्य पार्श्विक ऑक्सेंटिक पेप्टाइड। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं? मुख्य कोशिकाएं पार्श्विक या ऑक्सेंटिक या पेप्टाइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्विक कोशिकाएं जो हैं ये अम्ल विलयन को स्रावित करने का कार्य करती हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा ACTH का विस्तार करें। तो ACTH जो है इसको विस्तारित अगर करते हैं हम तो एडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एंटी न्यूक्लियेटेड सेल ट्रोपिक हार्मोन, अटैच्ड सेल ट्रोपोर्ट हार्मोन। तो यहाँ पर जो अगर जिसने भी पढ़ा है तो प्रोनाउंसिएशन करके जान जाएगा कि एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है कि एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यह क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के कार्टिकल भाग से हार्मोन के स्राव को प्रभावित करता है और इसकी कमी के कारण एड्रिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं तथा इसकी अधिकता से किसपे? रीनल कॉर्टेक्स की वृद्धि अधिक हो जाती है। किसकी? रीनल कॉर्टेक्स की वृद्धि अधिक हो जाती है। रीनल कॉर्टेक्स की इसकी अधिकता से वृद्धि क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल प्रश्न था ACTH एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? तो ये है FSH और SCTH, NDH और LH कोशिकाएं। तो करेक्ट आंसर इज LH कोशिकाएं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, LH कोशिकाएं क्या है आपकी, तो ये है ल्यूटेनिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है, ल्यूटेनिंग हार्मोन, अर्थात कि लेडिंग जो कोशिकाएं हैं, जो लेडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है, और LH जो हार्मोन है, अंतराल कोशिकाएं उत्तेजक हार्मोन और ये किसमें, नर में, और इसकी कमी से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक बार आपको बताऊं कि ये लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को उत्तेजित करने के लिए कौन, LH कोशिकाएं उनको उत्तेजित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न है SFH का विस्तारण करें। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फर्स्ट एट्यूम्युलेशन हार्मोन, फॉलिकल स्टार्टिंग हार्मोन, फॉलिकुलेशन स्टिमुलस हार्मोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और यह हार्मोन्स मादा के अंडाशय के फॉलिकल्स की वृद्धि तथा अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, एवं मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन, इस तरह के हार्मोन है ना, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, और नर में शुक्राणुओं तथा शुक्र जनन नलिकाओं का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, FSH हार्मोन के द्वारा, अर्थात फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। ओके, अगला है अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। अंडोत्सर्जन, अंडा बनाना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अंडे का निष्कासन, ठीक है, तो ओवल्यूशन, जिसको कि इंग्लिश में अगर बात करें हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं, और यह अंडा निष्कासन की प्रक्रिया है, और अंडाणु के परिवर्धन मतलब के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्धित होता है, और परिवर्धन की ये क्रियाएं हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं, और 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है, और अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्त को अंडोत्सर्जन मतलब ओवल्यूशन कहते हैं। ठीक, ओवम की बात हो रही है यहाँ। अगला प्रश्न है, अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। कौन अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, आंत। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लाइसोसोम है, और इसी को क्या सुसाइडल बैग के नाम से भी हम जानते हैं। अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली कौन उपलब्ध कराता है, लाइसोसोम उपलब्ध कराता है, और लाइसोसोम को लयन काय भी कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने की है, डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने, डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की है, डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है, ATP का विस्तार करें। ATP ये सब बहुत ही इजी है, और सब मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको जानते होंगे, फिर भी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, एडोनोसिन टेट्राफॉस्फेट और आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस कहते हैं ना, पावर हाउस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे की सबसे बाहरी परत क्या है, तो कोरोना रेडिएटा, उपकला, ओजेन, पेंडुसिला, इनमें से कोई नहीं। तो अंडे की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है,
एक संयोजक ऊतक है, आमाशय, कार्डियक ऊतक, रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो संयोजी ऊतक की जब हम बात करेंगे तो कौन है, ये हमारा जो रक्त है ये क्या है, हमारा संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो ब्लड है ये हमारा संयोजी ऊतक है। और ये इसका रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। तो इसको बिल्कुल आप याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग किसके द्वारा स्रावित होता है, ये हमारे वृक्क के द्वारा स्रावित होता है। आमाशय, फेफड़े, हृदय, वृक्क ऑप्शन में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वृक्क के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, वे बर्फ के साथ ठंडे स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऋणायनिक रंग, धनायनिक रंग, वैट रंग, एजो रंग। तो जो एजो डाई है ये हमारी बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होती है, जिसको हम क्या आइस डाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम आइस डाई के नाम से भी जानते हैं। उसमें रंग क्या होते हैं, पूरा एकदम पेनिट्रेट करते हैं अंदर, पूरा कपड़े के अंदर जाकर के पेनिट्रेट करते हैं, बिल्कुल रेशे में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण क्या, मलमल है, स्पोर्ट्स कोट है, चादर है या खाकी है। तो जो ट्विल बुनाई रेशों के उदाहरण क्या है, ये जो खाकी है ये ट्विल बुनाई रेशों के उदाहरण है। और हम सभी जानते हैं कि जो ट्विल बुनाई वाले रेशे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे ट्विल बुनाई वाले रेशे। उनमें क्या विशेषता होती है कि वो क्या होते हैं, वो तिरछी धारियाँ करते हैं। क्योंकि जब वीविंग इस तरह से करते हैं ना, हम लोग इस तरह से वीविंग करते हैं, तो इस तरह से धागों को इस तरह से उसमें रखा जाता है कि वो क्या होता है, ये एक तिरछी धारी दिखाते हैं। इसी से हम लोग ट्विल बुनाई की पहचान कर लेते हैं। आपने प्रैक्टिकल में जब प्लेन वीव और ट्विल वीव और बास्केट वीव हर तरह की वीविंग की होगी, उस समय आपको ये चीज़ें याद होंगी कि तिरछी धारियों के लिए ट्विल बुनाई का हम प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ तक ख़त्म होती है। और आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो पूरे 30 मिला करके 60 क्वेश्चन हो गए हैं। और जैसे ही ये पूरे आपके ये पेपर पूरा हो जाएगा, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी 2016 के नाम से, जिससे कि आसानी से आपको सारे क्वेश्चन सुलभ हो जाएं। ओके, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।